हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए क्लास 10th, अच्छा हाँ ठीक, पहले तो हम क्लास 12th की केमिस्ट्री और इंग्लिश को पढ़ा रहे थे। ठीक, अभी हमने वादा आपसे करा था कि हम अपने छोटे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए क्लास 10th की साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, और हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और हमने आपसे वादा करा था कि हम आप लोगों के लिए सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज यही है ना। अब केमिस्ट्री का हमने आपसे वादा भी करा था कि हम हर एक चैप्टर का ठीक वन शॉट लेकर के आएंगे, और आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए इसी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वन शॉट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट इसका मतलब है कि केवल आपने इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर से, केवल और केवल इतना पढ़ना है। वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, फिर उसके बाद घर में बैठ करके केवल इसको रट्टा मारना है, याद करना है, कैसे भी करके तैयार करना है। मैं वादा करता हूं पहले तो आज आप कम से कम 70-80% आज यहीं पर बैठे बैठे आप याद करके जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या करना है कि नोट्स बहुत बेहतर तरीके से बनाने हैं, समझ रहे हो। जैसे हमने वादा करा था, आपको भी हमसे एक वादा करना है कि भैया हाँ आप बस केवल पढ़ाना शुरू करिए, हम आपके हर एक टॉपिक का बेहतर तरीके से नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद में हम उसको रोज सुबह शाम जब हमें टाइम मिलेगा तब उसको बैठ करके याद करेंगे। ठीक, बस इतना कर लीजिए, इस चैप्टर के बाहर इससे कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक चीज का बेहतर तरीके से समझने के बाद में नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि रिविजन करते समय, दोबारा से याद करते समय ये चीजें बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग जरा क्या। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो चैप्टर का नाम है। देखो सबसे पहले तो चीजें तुम्हें यही पता होनी चाहिए बच्चा ना कि चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि चैप्टर के नाम के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बात समझिए। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बस हमें यही बातें तो सीखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसके बाद में ये जो समीकरण है इनको कैसे संतुलित करते हैं, या समीकरण किसे कहते हैं। बस इतनी ही चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ लेनी, उतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं जरा ध्यान से। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, समझना बच्चा क्या कह रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, कितने, कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, मतलब कहने का साफ है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा पदार्थ जब आपस में मिलेंगे और उनसे मिलकर के दो या दो से अधिक पदार्थ अगर बनेंगे तो वो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? ठीक है ना, जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया है क्या कि ये एक पदार्थ हमारे पास मान लो क्या है, ए है, और ये एक पदार्थ हमारे पास मान लो क्या है, बी है। इन दोनों को जब हम लोगों ने आपस में मिलाया और मिलाने के बाद में हमने किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। और नए पदार्थ के गुणधर्म भी क्या होंगे बच्चा? नए होंगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, नए पदार्थ के गुणधर्म भी क्या होंगे? नए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जिन पदार्थों को तुमने मिलाया था वो सेम वैसा ही पदार्थ कोई नया पदार्थ बने, ठीक नहीं, उसके पदार्थ के गुण हमेशा क्या होंगे? अलग होंगे, नए होंगे, ये बात समझना। ठीक, पीछे वाले पदार्थों से मैच नहीं करेंगे, मतलब जो भी गुण ए के थे या जो भी गुण बी के थे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वही सेम गुण किसके बने? सी के बने। ये जो सी बनेगा वो एक नया पदार्थ बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिलाते हैं तो जाकर के हमारा क्या, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम लोग पानी कहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिख देंगे, प्लस में क्या कह रहा है आपसे? ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिए? ऑक्सीजन गैस ले लीजिए। ठीक, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा बच्चा? तो बोले जल, तो जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। ठीक, अब अगर H2O हो जाएगा तो इसलिए हो गया पानी, पानी को लिखते हैं लिक्विड से, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। बताओ कोई दिक्कत? अब हमें पता है ये हाइड्रोजन क्या थी? गैस। ऑक्सीजन क्या थी? गैस। अच्छा, क्या गैस बनी क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से क्या गैस बनी क्या? बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी पापा बूढ़ी हो तो उनका बच्चा भी क्या हो? बहुत बूढ़ी हो।
ठीक है ना बच्चा। तो बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी के जो गुण है या जो पापा के गुण है वही सेम गुण बच्चे में आ जाए। कभी कभी बच्चा मम्मी पापा से भी बेहतर हो जाता है और कभी कभी बच्चा जो है मम्मी पापा से भी गया गुजरा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो गुण मम्मी के थे या जो गुण पापा के थे उनके मिलने से जो बच्चे का जन्म हुआ वो सेम गुण उस बच्चे के अंदर हो। ठीक, कभी कभी उससे अच्छे भी गुण दिख जाते हैं और कभी कभी उनसे बुरे भी गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन बच्चा क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, उसके बाद जो बना है वो जल, तो जल क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ये द्रव बन गया। ठीक, ये बस यही तो समझना है प्यारे बच्चों, है ना ध्यान से। अब अगर रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया में किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे हमें, मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो वो किस किस प्रकार का परिवर्तन दिखाएंगे, ये बात हमें समझनी है। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला परिवर्तन क्या रहा, अवस्था में परिवर्तन। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने देखा भी क्या कि हाइड्रोजन क्या थी, गैस, ऑक्सीजन क्या थी, गैस, दोनों जब मिले तो क्या बन गया बच्चा, पानी, पानी बन गया। तो पानी क्या गैस बना, क्या जरा सोचो, पानी किस रूप में बन गया, लिक्विड के रूप में बन गया। ठीक, तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, किसमें हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक, आपने देखा होगा कि मम्मी और पापा, ठीक, जब दोनों आपस में मिले तो किसी बच्चे का जन्म हुआ। ठीक, अब जरूरी नहीं कि बच्चा की शक्ल मम्मी से मैच करे या पापा से मैच करे, ठीक, किसी और से भी मैच कर सकती है। ठीक, या दिखने में उनसे भी सुंदर हो सकता है या दिखने में उनसे भी बदसूरत हो सकता है ना। तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखना कि अवस्था का भी परिवर्तन हो सकता है। फिर कह रहा तापमान में परिवर्तन, ठीक, यानी कि टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए मिलने से, हो सकता है टेम्परेचर घट जाए। ठीक, वैसे टेम्परेचर बढ़ता ही है फिलहाल। आगे कह रहा रंग में परिवर्तन। हाँ, रंग में भी हमने बताया ना कि अब रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है बच्चा काला, हो सकता है बच्चा बहुत ज्यादा भूरा हो जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो उसके रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उसके बाद कह रहा है गैस का उत्सर्जन। ठीक, यानी दो पदार्थों के आपस में मिलने से हो सकता है कि गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है और हो सकता है गैस का अवशोषण भी हो, क्योंकि आगे चल करके हम लोग ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये पहली आपको ठीक है ना स्लाइड की कहानी सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किस किस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, अच्छा आप बोलेंगे भैया अभी ये बैलेंस तो है नहीं, तो अभी हम लोग बैलेंस करने की कहानी तो पढ़ नहीं रहे कि जो बैलेंस करना सिखाए हमें आपको ना, तो बैलेंस करने की कहानी अभी हम लोग आगे सीखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे बैलेंस करी जाती है इसके बारे में भी डिटेल से बातचीत होगी। फिलहाल अगर आप सीखना जानना चाहते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करें तो आप देख लीजिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, 2, और इधर पे कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 1, है ना। तो इसको भी 2 करने के लिए यहाँ पर कितने से 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। फिलहाल अब इसकी कहानी सिखाएंगे कैसे कैसे इसको हमें बैलेंस करना है। चलते आगे देखिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब आगे की कहानी अगर दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, वो तो ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया ना। अब दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे देखने को मिलेंगी हमें, अब इस चीज के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है। लोहा आप लेकर के आओ और लोहे को आकर के ठीक, अच्छा घर के अंदर तो कोई रखता नहीं कि चलो चलो तिजोरी में संभाल करके रख देते हैं, है ना, ऐसा तो कभी कोई करता नहीं। ठीक है, कोई भी अगर मान लो सरिया लेकर के आया, घर बनना हो, लेंटर पड़ना हो किसी के यहाँ पे, तो वो सरिया लेकर के आता और ऐसे खुले जगह में पटक देता, फिर चाहे पानी बरसे, ओले गिरे, कुछ भी हो, है ना। और जब ये सारी कहानियां होती हैं तो फिर उस पे लोहे पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है ना। लेकिन सोना देखा है आपने, नहीं देखा। तो सोने को लोग कहाँ पे रखते हैं, तिजोरी के अंदर छिपा करके रखते हैं कि भैया इसको नजर भी ना लगे, किसी की कोई देख भी ना ले कि हमारे पास सोना है भी, है ना। तो वो वाली कहानी हो गई। ठीक है, तो जब लोहे पे जंग लगती है तो जंग लगने की कहानी आगे सिखाएंगे जब संसारण पढ़ाएंगे ना। केवल अभी जान लो कि लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक, फिर कह रहा है श्वसन। अब सांस लेने में भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। सांस लेने में भी भैया इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा सांस ले रहे हो तो किसी ना किसी गैस को अंदर ले रहे होगे, सब छोड़ रहे हो तो किसी ना किसी गैस को छोड़ रहे होगे। ठीक, हमने कहा कि जब इसने सांस ली तो कौन सी गैस ली, तो बोलो भैया सांस लेने पे तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक, अच्छा जब ऑक्सीजन ग्रहण करोगे तो जब ये बाहर निकालेगा तो क्या निकालेगा, CO2। मान लो ये एक लड़का है, इसका नाम है रामलाल। क्या नाम है, रामलाल। ठीक, अब ये रामलाल जब सांस लेगा तो क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा कि नहीं लेगा। ठीक, अच्छा जब छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा, CO2। भैया ये तो तुम भी करते हो, ये तो हम भी करते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना होगी कि रामलाल ही केवल करेंगे, है ना। तो यही बात आपको भी समझना है कि तो अब ये ऑक्सीजन गई, CO2 निकली, तो कैसे निकली, बोले अंदर जाकर के कार्बन के साथ में क्या कर ली उसने, अभिक्रिया कर ली। किसके साथ, कार्बन के साथ में। ठीक है, तो अंदर भी रिएक्शन चल रही है। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा, वो अलग की बात है। ठीक, कभी कभी गैस बनने लगती, नहीं बड़ी तकलीफ हो रही भैया गैस बनने वाली ना, तो वही कहानी होती कि भैया अंदर तुम्हारे ज्यादा जल्दी जल्दी रिएक्शन बनने लग गई है। ठीक है, चलो फिलहाल अब हमने ये देख लिया। उसके बाद में आगे देखो
ये तो हो गई किसके, देखो यहाँ पे कितना प्यारा सुंदर सा लोहा था, ठीक, उसमें जंग लगकर कितना भयानक काला पड़ गया बेचारा, है ना। सांस लेने की कहानी आपको समझ में आ गई। फिर हम लोग कह रहे हैं भोजन का पाचन। अब हम लोग भोजन खाते हैं और भोजन पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पच जाता है। क्या होता है, पच जाता है, ठीक। तो अंदर भैया कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हुई हैं जिससे भोजन क्या हो गया, पच गया, ठीक। इतना सुंदर सुंदर आपने खाना खाया, ठीक है ना, और उसके बाद में उस सुंदर सुंदर खाने को एकदम बिल्कुल एकदम बदबूदार तरीके से उसको पचा दिया आपने, ठीक। हाँ, तो अब जरा ये सोच करके देखो कि अंदर अगर भोजन पच गया बड़ी आसानी से, ठीक, तो कुछ ना कुछ अंदर रिएक्शन तो होंगे होंगे, ठीक। अच्छा, कभी नहीं पचता है तो वो बाहर आ जाता है, पच गया तो अंदर, नहीं पचा तो बाहर, समझ रहे, ठीक है, कहीं ऊपर से बाहर निकलेगा, समझ रहे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसको लेकर के भी, यानी कि भोजन का पाचन भी जो है ना वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। फिर कह रहा दही का बनना, क्या करना, दही का बनना, ठीक, यानी दूध से दही का बनना। भैया दूध रखा था, उसको हम उसमें हमने थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल दिया, नींबू डाल दिया या थोड़ा सा दही मिला दिया, ठीक, तो वो फिर से सुबह देखा तो पता चला क्या बन गया, दही बन गया, ठीक। तो ये भी तो एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तो ही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये हर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर चारों की चारों जो है ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए कितना प्यारा ठंडा ठंडा है दही, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ध्यान करके रखना, ये दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं हर रोज हमारे साथ में होती हैं, हर रोज हम इनको देखते हैं, ठीक, हर रोज हम इनको महसूस करते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये सभी की सभी क्या है बच्चा, रासायनिक अभिक्रियाएं। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा रासायनिक अभिक्रिया के भाग, तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, और इनके बिना तो कभी रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो, इनके बिना कभी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। कि भैया तुमने ऑक्सीजन ली और अगर ऑक्सीजन अंदर है बनी रही, कुछ बाहर ना निकला, तो तुम निकल जाओगे ऊपर की तरफ, समझ रहे हो ना। अगर तुमने ऑक्सीजन ली मान लो, ठीक है, और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकाली, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकाली तो फिर तुम परमानेंट ऊपर, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, जब कोई चीज अंदर गई है तो बाहर भी निकलनी चाहिए, ठीक। अगर परमानेंट हो गई कोई चीज, अंदर ही अंदर रुक गई, तो फिर समझ लो बेटा पूरा जीवन रुक जाएगा, फिर ना तुम चल पाओगे ना हम चल पाएंगे, सब कुछ कहानी वहीं से एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो याद रखना हमेशा दो चीजें जरूरी होती है, एक चीज का जाना तो दूसरी चीज का निकलना, 100% ये ध्यान रखना, फिर वो चाहे कोई भी रिएक्शन हो। अब कह रहा कौन कौन से दो भाग होते हैं, तो एक भाग को हम लोग बच्चा बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। एक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक, और दूसरे पदार्थ का नाम क्या होता है बच्चा, उत्पाद, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी, अभिकारक किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी ही प्यारी सी चीजें हैं, जरा ध्यान देना। हमने कहा अभिकारक, ठीक है, किसे कहा जाएगा, तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीजें हैं। हमने आपसे कहा कि ये मान लो कोई एक, ठीक है ना, ये हो गई मान लो सुलेखा, क्या हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया सुलेखा, ठीक, सुलेखा। उसके बाद में हमने यहाँ पर प्लस, ठीक, और सुलेखा के बाद हमने कहा यहाँ पर ये, ठीक, ये हो गया मान लो रामलाल, कौन हो गए, रामलाल हो गए, ठीक। अब सुलेखा और रामलाल आपस में मिले और इनके मिलने से ऐसे दो प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू हो गए, ठीक है ना, ऐसे दो प्यारे प्यारे क्या हो गए बच्चा, चुन्नू मुन्नू हो गए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये चुन्नू हो गया और ये मुन्नू हो गया, ठीक। तो प्यारे प्यारे से दो चुन्नू और मुन्नू हो गए, ठीक। तो अब बस यही तो तुम्हें समझना है क्या, कि भैया जब ये दो आपस में मिले, ठीक, तो जो मिलते हैं तो कुछ निकलेंगे भी, बात सीधी सी कहानी है, ठीक। जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो कुछ लोग बाहर भी निकलेंगे, ये कंफर्म है, ठीक। तो तुमने देखा भैया जब सुलेखा और रामलाल मिले तो जो मिलते हैं इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं बच्चा, अभिकारक, ठीक है। क्योंकि बच्चा ये अभिकारक जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई चुन्नू मुन्नू नहीं मिलेगा, मतलब कहने का साफ है कि तब तक कोई उत्पाद नहीं बनने वाला, ठीक। तो बस यही ध्यान रखना कि जो लोग मिलते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, जो लोग बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, बस बात खत्म, ठीक। तो देखो जरा ध्यान से, अभिकारक की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल यही लिखी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं बच्चा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इनके बीच में जो भी भैया रासायनिक अभिक्रिया हो रही सुलेखा और रामलाल के बीच में, तो ये दोनों के दोनों इसलिए क्या कहलाए प्यारे बच्चा, अभिकारक कहलाए, क्या कहलाए, अभिकारक कहलाए, ठीक। फिर उसके बाद देखो जरा ध्यान से, उत्पाद, तो कह रहा उत्पाद, तो उत्पाद किसे बोलेंगे, तो कह रहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। भैया आप बने कौन, तो बोले चुन्नू और मुन्नू बने, तो ये जो चुन्नू और मुन्नू है ये दोनों क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये बात आपको कंफर्म हुई कि नहीं हुई, ठीक। तो बस यही जरा देख लो, कह रहा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा बच्चा ये सुलेखा मान लो हाइड्रोजन हो गया और ये तुम्हारा जो रामलाल था ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जब ये दोनों आपस में मिले तो चुन्नू केवल बना, यानी क्या बना, जल बन गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन को याद कर लेना है। जरा बताओ क्या टफ है, बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल आसान नहीं है, जैसा हमने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री बिल्कुल ही आसान सी चीज है, एक लेक्चर में एक चैप्टर पूरा खत्म, बात समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। चलो आगे की बातचीत करते हैं हम लोग जरा ध्यान से। अब हमसे आगे कह रहा है क्या, कि रासायनिक समीकरण
किसे कहते हैं, ये समझ लो जानते। ठीक, अभी तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हम लोगों ने, किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हम जो ये तुम्हें बार बार बना बना करके दिखा रहे हैं भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो ये बार बार जल बन रहा है, इसी को रासायनिक समीकरण कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, इसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कह देते हैं। ठीक, तो जरा सुनो ध्यान से, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ये बात समझो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया से क्या बन रहा था, जल बन रहा था, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों ने एक समीकरण बना करके दिखा दिया कि भैया ऐसे ऐसे कहानी होगी तो ऐसे ऐसे चीजें बनेंगी। ठीक, तो अब इस चीज को समझना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझो। कह रहा रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में, यानी जो रासायनिक समीकरण के ये जो, देखो ध्यान से, अब ये तो पहचान जाओगे ना कि ये जो इधर दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ठीक, तो कह रहा है क्या कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों, तो जो इधर वाले हैं ये क्या बन जाएंगे, उत्पाद बन जाएंगे। तो कह रहा उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों यानी सूत्र, अब जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या था, हिंदी में तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख दिया, लेकिन प्रतीक क्या होता है, H2। तो कह रहा है तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2। तो वही बात बोला गया, उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमने हाइड्रोजन का सूत्र लिख दिया, ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिया, दोनों की अभिक्रिया करा दी, जल बन गया, जल का सूत्र लिख दिया। ठीक, तो बस इसी को तो रासायनिक समीकरण कह देते हैं कि भैया जो जो हमने चीजें अभिक्रिया में मिलाई, उनके अगर हमने सूत्र को प्रतीकों सहित लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण बन जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात जरा समझो, प्रतीकों के साथ पदार्थों के भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो पदार्थ की फिलहाल भौतिक अवस्थाएं तुम्हें 3 पढ़नी होती तो 5 हैं, हम 3 तुम्हें बता दे रहे, जरा सुनना ध्यान से। पहली चीज हमने बोला बच्चा सॉलिड, क्या बोला, सॉलिड। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है तो बोल देना बच्चा लिक्विड। ठीक, और तीसरी चीज क्या होती है तो गैस। ऐसी 3 चीजों को आपको याद करके रख लेना। ठीक, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पदार्थ की एक भौतिक अवस्था क्या होगी, सॉलिड, ब्रैकेट में आपको ऐसे लिखना है स्मॉल एस से। फिर उसके बाद देखो बी, ठीक, बी होगी पदार्थ की अवस्था कौन सी, लिक्विड यानी कि द्रव, इसको बेटा ब्रैकेट में स्मॉल एल से लिख देना। ठीक, फिर अब देखोगे ध्यान से, तीसरा चीज तो क्या बोलोगे, गैस। अब गैस को कैसे लिखना है तो तुम बोलोगे भैया स्मॉल जी से लिख देंगे। ठीक, एक ये चीज होती है एक्वस, एक्वस को बोलते हैं जलीय विलयन, इसको शॉर्ट फॉर्म में AQ लिख देते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देना, AQ लिख देना। जरा बताओ कोई समस्या किसी को। ठीक, अभी जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब कहानी आपको समझ में आ जाएगी बेहतर तरीके से, कैसे किसमें क्या लिखना है। जैसे अभी हमने इसको लिखना, अभी हमें क्या करना है, इसको लिखना है, तो बहुत आसान सा तरीका है इसको लिखने का। जरा ध्यान से देखो, तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसके ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, जी, और प्लस फिर हमने क्या देखा बच्चा, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी हमें पता है बच्चा क्या है, गैस है, तो इसके भी ब्रैकेट में क्या लिख देना, जी। इन दोनों के मिलने से क्या बना, तो बोले भैया जल बना। ठीक, अगर जल बना तो इसको भी बच्चा किससे लिख देना, लिक्विड यानी एल से लिख देना। जरा बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे आराम से। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए, ये समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, 100% मान करके चलो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या बोलोगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो कह रहा इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, सुनना बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है, या ना तो द्रव्यमान कहीं से बन जाएगा कि चलो बन गया एक्स्ट्रा। ठीक, और कह रहा ना ही नष्ट होता है, और ना ही नष्ट होता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले और बाद में सभी परमाणुओं की जो संख्या है वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए बच्चा, समान रहनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, कि भैया ना तो द्रव्यमान बन जाएगा कहीं से और ना द्रव्यमान कहीं से कम हो जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा। मतलब जितने परमाणु तुमने पहले लिए थे उतने ही परमाणु बाद में होने चाहिए। ठीक, जैसे ये देखो ध्यान से, यहीं से शुरू करते हैं कहानी को। ठीक, अभी तुम लोगों ने देखा था ना, जैसे यहाँ पर एक बार देख लो। ठीक, जैसे ये चीज अभी ये बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस नहीं है, तो ध्यान से देखो, इधर पे कितने परमाणु तुम्हें हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, 2। बोले भैया इधर भी तो 2 दिख रहे हैं, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑक्सीजन के देखो तो इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कितने से कराना पड़ेगा, 2 से। जब उधर 2 कराया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो इधर भी कितने से करा देना, 2 से करा देना। ये थी कहानी उसकी। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। जरा ध्यान से देखो, इस लाइन को पढ़ो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। अगर तुम्हें रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात सीखनी पड़ेगी, और वो ये होगी बच्चा क्या, कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आना चाहिए। मतलब परमाणुओं की संख्या ना तो किसी भी तरीके से कम होनी चाहिए और ना ही किसी भी तरीके से बढ़ जानी चाहिए। ठीक, इसको बैलेंस करके रखना है, इसको हम लोग बोलते थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
ठीक। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कहानी है बच्चा, है ना। तो कह रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे बेहतर तरीका जो सिखाया जाता है वो होता है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या होता है? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक, तो हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब क्या होता है? तो तुम ऐसे लिख लोगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड वालों को और राइट हैंड साइड वालों को लिख लो। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें क्या दिख रहा? मैग्नीशियम दिख रहा, और क्या दिख रहा? ऑक्सीजन दिख रहा। इधर ही लिख लो दोनों को। ठीक, अब इधर आ जाओ, राइट हैंड साइड में भी तुम्हें क्या दिख रहा है? MgO। तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? एक Mg दिख रहा और एक क्या दिख रहा? O दिख रहा। जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? एक, और राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम कितना है? एक है। तो बोले भैया तो इसकी तो कहानी बैलेंस है। बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 2 दिख रहे हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1। तो अब इसको 2 करने के लिए आप क्या करोगे? इसमें 2 से गुणा करा देना। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब आप जैसे ही इसमें 2 से गुणा कराया तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ठीक, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए तुमने यहाँ पर कितने से गुणा करा दिया? 2 से। अब जैसे ऑक्सीजन को तुमने बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कराया, वैसे ही मैग्नीशियम बुरा मान गया, कहता भैया हमको काहे डबल कर दिए हो? ऑक्सीजन को करो जाके ना डबल अगर करना है तो हमको काहे डबल कर दिए हो? ठीक, अब हमको डबल कर दिए हो तो हमारा साथी भी बुरा मान जाएगा। तो बोले क्या मतलब? तो बोले अगर इधर 2 से गुणा कराए हो तो इधर भी कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखेंगे क्या कि जो मैग्नीशियम है उसके भी इधर कितने मॉलिक्यूल है? 2। तो इधर भी कितने से गुणा करा देना? 2 से। तो इधर भी मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। ऑक्सीजन के पहले से इधर पे 2 थे, उधर भी कितने हो गए? 2 हो गए। लो, हो गई कहानी क्लियर। ठीक, इधर भी देखो मैग्नीशियम के 2 परमाणु, उधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु। वही तो लिखा है कि परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं बच्चा, है ना। अब चलते हैं हम लोग और आगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इस AgBr की कहानी को, इसकी AgBr की कहानी को। ठीक, अब अगर इधर देखो तो Ag का कितना दिख रहा बच्चा? 1। इधर भी देखो तो Br का भी कितना दिख रहा? 1। ठीक, इधर आ गए तो इधर भी देखो Ag का कितना दिख रहा? 1। अच्छा, Br के लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। अब इधर 2 दिख रहे हैं तो इधर भी कितने से गुणा करा दो? 2 से। जैसे ही इधर 2 से गुणा कराओगे Br को बैलेंस करने के लिए, वैसे ही देखो बच्चा तुम्हारा Ag में भी तो 2 से गुणा हो गया। अगर इधर 2 से गुणा हुआ है तो इधर भी 2 से Ag से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो तुम इधर भी कितने से करा दो? 2 से गुणा करा दो, बैलेंस हो जाएगी कहानी। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। हमने कहा है Mg तुम्हारा इधर ठीक कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। इधर भी तुम्हारा Mg कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, H कितना दिख रहा है? 1। Cl लिख दो, Cl लिख रहा है। उधर देखो बच्चा Cl के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? 2। तो बैलेंस करने के लिए इधर कितने से गुणा कराना पड़ेगा? 2 से कराना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, हाइड्रोजन उधर पे कितना दिख रहा है? तो बोलोगे भैया 2 दिख रहा है, तो 2 इधर भी करने के लिए इधर भी गुणा करा दो। ठीक, तो अब तुम यहाँ पर भी 2 से गुणा करा दो तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन के हो गए। ठीक, अच्छा, उधर तो पहले से ही बैलेंस है कहानी, तो चीजें समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक, तो इस तरीके से आपको समीकरण को बैलेंस करना सीखना है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं और अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखेंगे बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार हो सकते हैं? गेट बंद कर दो जाके जरा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो देख लेते जरा ध्यान से। तो कह रहा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पहला प्रकार है वो है बच्चा संयोजन या संकलन। क्या बोलोगे? संयोजन या संकलन अभिक्रिया। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या? योग या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखो क्या कि संयोजन या संकलन अभिक्रिया, योग या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो जरा ध्यान देना। कह रहा संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, बस इतना समझो कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। भैया क्या बोलना है कि 2 या 2 से अधिक मिलकर के एक या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लो बच्चा क्या लिखा है? सोडियम। तो ये जो सोडियम धातु है ये किसके साथ में? कह रहा क्लोरीन में जल करके, यानी ये किसके साथ? क्लोरीन के साथ में जल करके क्या बना लेगा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इस तरीके से ये बना के दिखा देगा। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है। क्लोरीन के कितने इधर? 2, इधर भी कितने कर देना? 2 कर देना। ठीक, अच्छा, इधर 2 करिए तो सोडियम के भी कितने कर देना? 2 कर देना। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो बस इतनी सी कहानी आपको समझना है कि भैया जब सोडियम धातु और क्लोरीन, यानी कि ये देखो कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक, एक ये हो गए और एक ये हो गए। ठीक, अब ये दोनों मिलकर के इन्होंने केवल और केवल कितने?
एक ही पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, संकलन या संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, योग, जुड़ जाना। तो भैया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के क्या करेंगे, एक उत्पाद बना देंगे, तो वो कहानी किसकी हो जाएगी, संयोजन या संकलन क्रिया की हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। आगे की जो कहानी है वो क्या है, संयोजन या संकलन क्रिया के ठीक एक आध दो एग्जांपल और दिए गए, जरा वो भी देख लेते हैं। कह रहा कोयले का दहन, तो कोयला क्या होगा बच्चा, कार्बन। अब कार्बन में जलता किसकी उपस्थिति में है, तो तुम बोलोगे भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में जले, तो इन दोनों ने मिल करके एक उत्पाद का निर्माण बना दिया, जिसका नाम क्या पड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या बन जाएगा बच्चा, CO2 बन जाएगा। ठीक, जब दो उत्पाद आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक, उसके बाद कह रहा जल का निर्माण, अभी देखा थोड़ी देर पहले कि भैया अगर हाइड्रोजन को और किसको, ऑक्सीजन को, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, यानी कि H2O की कहानी हो जाएगी। ठीक, बैलेंस करने के लिए तुम्हें भी पता है कि इधर से 2 से गुणा करा देना, इधर 2 से गुणा करा देना, बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये हो गई संयोजन या संकलन अभिक्रिया। ठीक, अब हम लोग बातचीत करते हैं बच्चा वियोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, तो कह रहा वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, बोलते ना वियोग में जी रहे हैं, किसके, फलाने के, दिखाने के, वियोग में जिए जा रहे हैं। ठीक, तो वियोग में जिए जाने का मतलब है कि भैया उनसे तुम्हारी बन नहीं रही है, तुम उनसे क्या हो, अलग हो गए हो। ठीक, तो अब ऐसे ध्यान रखना, तो हमारे पास में कोई एक पदार्थ था, ठीक है ना, हमने कहा रामलाल श्यामलाल मिल करके क्या हो गए, एक पदार्थ हो गए। ठीक है, रामलाल और श्यामलाल बहुत अच्छी दोस्ती थी इन दोनों में। ठीक, वो दोनों लगता था कि यार दो जिस्म एक जान है, क्या है, दो जिस्म भले ही हो लेकिन जान क्या है, एक है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उन दोनों में कोई बवाल हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई बवाल हो जाता है, झगड़ा। तो बोले रामलाल तो निकल लिए और श्यामलाल अलग निकल लिए। ठीक, तो रामलाल और श्यामलाल दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक, तो बस यही तो वियोजन है भैया, अब ये वियोजित हो गए, अलग अलग हो गए, टूट गए। तो कह रहा वियोजन अभिक्रिया, कह रहा जब कोई एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जब कोई एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो कह रहा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, अब ये समझ लो, है ना। अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं किससे, कोई एक पदार्थ टूट जाए कितने, 2 अलग अलग पदार्थों में। ठीक है ना, रामलाल ये हो गए, ठीक, और हमने कहा श्यामलाल ये हो गए, 2 अलग अलग पदार्थों में टूट गए, तो बन गई वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब कह रहा है इस वियोजन के कारण क्या है, तो भैया कुछ लोग तो ऊष्मा लेकर के वियोजित हो जाते हैं, कुछ लोग ऊष्मा लेकर के वियोजित हो जाते हैं, बोले कि गर्म करने की कहानी आ गई। ठीक, कुछ लोग करंट लगा दिया, बोले नहीं झटका दिया, झटके दे करके। ठीक, और कुछ लोग प्रकाश, बोले धूप लग रही है, हम नहीं तुम्हारे साथ रह पाएंगे ना। ऐसे ऐसे बहाने बना बना करके लोग आजकल क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग होने के कई तरीके हैं लोगों के, है ना। साथ में जिसको नहीं रहना है वो तो कुछ ना कुछ बहाने बना करके क्या हो जाएगा बच्चा, अलग हो ही जाएगा। ठीक, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना, वियोजन अभिक्रिया तुम्हें तुम्हारे जीने का तरीका भी सिखा करके जाती है। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा वियोजन अभिक्रिया, अब किसके द्वारा वियोजन हो रहा है, तो कह रहा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब अब वो पदार्थ जो ऊष्मा, जैसे मान लो तुम्हारी और तुम्हारे किसी दोस्त की बहुत बेहतर अच्छी दोस्ती हो, ठीक है, ऐसी दोस्ती हो कि भैया जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। ठीक है ना, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें ना, हम अलग हो ही नहीं सकते तुमसे। ठीक, अब वो लेकिन एक दिन पता चल जाए पापा को, ठीक, पापा तुम दोनों लोगों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं कायदे से। ठीक, गर्म कर दें इतना कि तुम्हें बहुत सारी ऊष्मा दे दी जाए। ठीक, तो तुम बोलोगे भैया बस अब पापा मारो डांटो नहीं, अगले दिन से कभी उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक, उससे मिलेंगे तक नहीं, हम ना बात तक नहीं करेंगे उससे। ठीक, तो यही तो वियोजन हुआ, किसकी वजह से, गर्म करने की वजह से। भैया जब ऊष्मा दी गई तुमको, है ना, तो बस वही तो ध्यान रखना। कह रहा जब किसी पदार्थ का वियोजन किसके द्वारा बच्चा, ऊष्मा के द्वारा होता है। तो कह रहा जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है तो ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, किसी एक एग्जाम्पल को अपने दिमाग में चिपका लेना बच्चा अच्छी तरीके से। कह रहा जब पोटेशियम क्लोरेट का ऊष्मा के द्वारा, ध्यान रखना बच्चा, क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया KClO3, क्या बोलोगे, KClO3। ठीक, ये है। अब जब इसको तुम क्या दे दोगे, ऊष्मा दे दोगे, तो कह रहा ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, अपघटन का मतलब होता है बच्चा तोड़ देना। क्या कर देना, तोड़ देना। बोले दोस्ती तुमने क्या कर दी, तोड़ दी, है ना, तोड़ देना। ठीक है ना, है ऐसे इस तरीके से।
तोड़ दिया तुमने, ठीक है ना, पापा ने तुम लोगों की, दोनों लोगों की दोस्ती को क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक, कैसे तोड़ दिया, बोले ऊष्मा दे करके, गर्म कर दिया पापा ने, है ना। तो कह रहा वह पोटेशियम क्लोराइड, तो किसमें टूट जाता है बच्चा, पोटेशियम क्लोराइड, यानी किसमें बदल जाएगा, KCl में बदल जाएगा, ठीक। और कह रहा है ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, और किसमें टूट गया, ऑक्सीजन में वियोजित हो गया, ठीक। तुम्हारी दोस्ती जो थी वो ऐसे दो अलग अलग चीजों में टूट करके बिखर गई, ठीक, KCl में और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा जब कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चा, CaCO3, तो कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के द्वारा अपघटन किया जाता है। भैया जब इसको भी क्या किया जाता है, ऊष्मा के द्वारा गर्म कर करके क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो जो है ये किसमें, तो कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO में, ठीक, तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में बदल जाता है या CO2 में प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई कहानी की नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा, गर्म करने के द्वारा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो अगला देखते हैं फटाफट। अब अगली जो रिएक्शन है वो लिखी है क्या, ये भी वियोजन अपक्रिया ही है, लेकिन इसमें वियोजन किसके द्वारा होगा, झटके दे दे करके, करंट दे दे करके, ठीक। तुमने देखा होगा ना जब कोई मरीज हो जाता है उसको झटके दिए जाते हैं, है ना, झटके दिए जाते हैं, ठीक, तो वो ध्यान रखना। लिखा विद्युत वियोजन अपक्रिया, तो कह रहा जब किसी पदार्थ का वियोजन किसके द्वारा होगा बच्चा, विद्युत के द्वारा होगा। जब किसी पदार्थ का वियोजन विद्युत धारा के द्वारा होता है तो विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। किसके द्वारा होगा बच्चा, विद्युत धारा के द्वारा होगा तो विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाएगी, ये बात ध्यान रखना। उदाहरण में लिखा है, कह रहा जब जल को विद्युत धारा के द्वारा अपघटित किया जाता है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी अगर आपके पास में क्या है, जल है, तो कह रहा जल को विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा अपघटित किया जाता है तो हमें कौन कौन सी गैस बच्चा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें प्राप्त हो जाती हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, जब जल के साथ में इसका, जल में क्या डाली तुमने, विद्युत धारा डाली, तो वो विद्युत धारा जो है इन दोनों प्रेमियों के बीच में क्या करा देगी, लड़ाई करा देगी। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो अलग चला जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो अलग चला जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब वही काम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के साथ में हुआ है, नमक के साथ में हुआ है। तो नमक को तोड़ा जाता है तो सोडियम तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो देख लो बच्चा ध्यान से, NaCl को जब तुमने क्या दी, विद्युत धारा दी, जब तुमने उसको झटके दिए तो वो झटकों से किसमें, सोडियम में और क्लोरीन में टूट गया बच्चा, है ना। इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलो और आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट। अब हमारे पास लिखा फिर से वियोजन अपक्रिया है, ठीक, ये विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या दोबारा आ गई। चलो बच्चा इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, कह रहा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। कुछ लोग जो है ना भैया धूप से, कह रहे धूप लग रही है, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में, तो हमारे लिए 4 व्हीलर कार तक नहीं दिला सकते हो, बाइक में बैठ के जाएंगे क्या तुम्हारे साथ में, घाम लगता है, धूप लगती है, हमको नहीं बनने वाली हम लोगों की बातें, ठीक। तो अब उस वजह से वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो कह रहा जब किसी पदार्थ का वियोजन, ध्यान से देखो बच्चा क्या लिखा है, जब किसी पदार्थ का वियोजन सूर्य की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में बच्चा, सूर्य की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा सिल्वर क्लोराइड, किसको, सिल्वर क्लोराइड को, ध्यान रखना बच्चा क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में, भैया जब सूर्य की उपस्थिति का मतलब है कि खुले मैदान में रख करके जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है तब वियोजित किया जाता है, तो सिल्वर तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक। जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश दिया गया, सूर्य का प्रकाश दिया गया, तो सूर्य जो है उसने सिल्वर को अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया पहले बच्चों, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं आगे लिखा हुआ है क्या, विस्थापन, प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अपक्रिया। 3 नाम एक ही अपक्रिया के, क्या नाम है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया या एकल विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना, एकल विस्थापन अपक्रिया, तीनों के एक ही नाम है, ठीक। अच्छा विस्थापन का मतलब क्या होता है पता है, विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है बच्चा ऐसे, और ये तो आप हर रोज करते होगे जाकर के अपने स्कूल में, ठीक है। आपने क्या करा कि भैया जो आपसे कमजोर है, अगर उसका बैग आगे वाली सीट में रखा, अगर आप आगे बैठने के शौकीन हो, बाकी अगर आप बैक बेंचर हो तो पीछे बैठने के शौकीन हो गए, है ना। तो अगर आप आगे बैठने के शौकीन हो तो आगे अगर आपसे कमजोर बच्चे का बैग रखा हुआ है तो आप उस बैग को क्या कर दोगे, विस्थापित कर दोगे, भैया तुम निकलो, तुम्हारा तो हो चला। समझ रहे, नहीं समझ रहे, ठीक है। तो बस वही कहानी, तो आपने उसके बैग को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह आकर के अपना खुद बैग रख दिया, बस यही तो कहानी समझानी थी मुझे, ठीक है। अगर आप बैक बेंचर हो तो अगर पीछे किसी कमजोर बच्चे का, आपसे कमजोर बच्चे का बैग रखा हुआ है तो आप क्या करोगे, उसके बैग को हटा दोगे और उसकी जगह अपना बैग रख दोगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आपसे तगड़ा कोई बैठा हुआ है,
तो फिर इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी, फिर बोलोगे भैया जहाँ जगह मिल रही चुपचाप वहीं पे चिपक जाओ, बैठ जाओ, है ना। तो ये ध्यान रखना कि अपने से कमजोर वाले को क्या कर देगा, हटा देगा, बस इतना ही विस्थापन कहलाता है। तो देखो जरा ध्यान से, कह रहा विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, बच्चा क्या, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील का मतलब होता है शक्तिशाली तत्व, कौन होते हैं ये सब पता चलेगा। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक यानी विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब होता है अलग कर देना, भगा देना, हटा देना, जितना काम तुम कर सकते हो वो सारा का सारा इसी में, ठीक है। तो विस्थापन की कहानी आप समझ लेते, जरा ध्यान से इधर आ जाते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, खाली पेज में ध्यान देना बच्चा। किसको बोलते हैं, कौन कौन सी कहानी, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या मिलेगा बच्चा आपको, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक, ये आपको याद करनी पड़ेगी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है ना। अभी पढ़ाई जाएगी आपको, इसका टेंशन ना लेना ना कि भैया ये पढ़ाया नहीं और आपने बता दिया कि इसको याद कर लेना, कैसे याद कर लेंगे हम, ठीक, याद करना बहुत आसान काम है। चला देखना, मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, क्या कि ले के बार बार सरकार का नाम, ठीक है ना, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन, नाम मांगे अलादीन, ठीक है ना, मारुति, मांगे अलादीन मारुति, जानकार फेंके कलम दवात, कोई नहीं सुनता, चलो लिख दिया है इंग्लिश में, कोई नहीं सुनता पागल हैं, ठीक है, कोई नहीं सुनता पागल हैं, ठीक, इतना लिख लेते, फिर उसके बाद की कहानी बाद में समझा देंगे, ठीक। देखो कह रहा लेके, तो इससे आपको मिलेगा लिथियम, के से मिलेगा बच्चा पोटेशियम, बार बार से मिलेगा बच्चा बेरियम, सरकार से मिलेगा बच्चा स्ट्रोंसियम, का से मिलेगा बच्चा कैल्शियम, नाम से मिलेगा Na यानी सोडियम, मांगे से मिलेगा बच्चा मैग्नीशियम, अलादीन से मिलेगा बच्चा एल्यूमिनियम, ठीक, ये सब याद कर लेना, सिंबल भी याद कर लेना, आसान तरीका है, एकदम से सीख जाओगे। उसके बाद मारुति से याद रख लेना बच्चा मैग्नीज, जान से याद रख लेना बच्चा जिंक, और कार से याद रख लेना बच्चा क्रोमियम, फेके से याद रख लेना बच्चा Fe यानी आयरन, और कलम से याद रख लेना है आपको, ये एक साथ में हो जाएगा, ठीक है, और कलम दवात एक साथ बोलना, कलम दवात एक साथ बोलना, तो ये कैडमियम, ठीक, और कोई से मिल जाएगा CO, नहीं से मिल जाएगा बच्चा निकिल, सुनता से मिल जाएगा बच्चा स्टेनस, पागल से मिल जाएगा बच्चा पलाडियम, ठीक, और है से मिल जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, फिर पारा, फिर सिल्वर, और फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड, ठीक, ये है सारी कहानियां, इतनी सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक। अब इनमें जो ऊपर वो सुंदर प्लस पैसे वाला, जो ऊपर सो पैसे वाला और सुंदर, ठीक, और आजकल सब लोग उसी के साथ में तो रहना पसंद करते हैं जिसके पास पैसा और सुंदरता है कि नहीं, सुंदरता हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा होना चाहिए तभी साथ में रहेंगे, नहीं तो अपनी नहीं बनने वाली है, हम निकल लेंगे, है ना, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर, ठीक। तो यही तो कहानी यहाँ पर है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक हमारे पास में विलयन है, किस चीज का, कॉपर सल्फेट का, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का। अब ये Fe चाहता है कि हम इसको इसके विलयन से हटा दें, हम इसको इसके विलयन से हटा दें, तो ये तब हटा पाओगे जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा बच्चा, है ना, क्या होगा, झगड़ा होगा, जब आप इन दोनों के बीच में झगड़ा करा देंगे तभी की कहानी बनेगी, नहीं तो बनने वाली नहीं है, ठीक। अब झगड़ा कराओ तो दोनों को अलग अलग करो, भैया झगड़ा हो तो हो कैसे, तो होगा कैसे नहीं, जरा देखो ध्यान से, Fe बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा किसके साथ में है, तो कह रहा कॉपर के साथ में है, तो आप दो बातों को देख लो, Fe कहाँ है, फेरस, ये रहा बच्चा, है ना, फेरस देखो ये रहा, कॉपर कहाँ है, तो ये रहा, ठीक, बहुत नीचे है इस श्रेणी में, भैया बहुत नीचे है, तो पड़ोसी साथ में रहना पसंद नहीं करेगा, ध्यान रखना। देखो इधर पे क्या लिखा है, मैंने कहा आपसे ये कोई रामलाल है, ये कोई रामलाल है, ठीक, और ये कोई सुलेखा है,
ये कोई बच्चा क्या है, सुलेखा है। ठीक, अब ये रामलाल के साथ सुलेखा रहना पसंद कर रही है, तो कब तक, जब तक ये एफी नहीं आया। ठीक है, अब जैसे ही एफी आया, इसने बताया भैया तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, एक बात बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। ठीक, तो भैया जैसे ही जैसे इसने पैसा दिखाया, ये सुलेखा भाई साहब निकल कर किसके पास आ जाएंगे, एफी के पास में। तो देखो जरा ध्यान से, उसने उसको हटा दिया और खुद उसके साथ में क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया। तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अगर इस तरीके से कहानी नहीं पल्ले पड़ी तो एक चलो बहुत बेहतर सा एग्जांपल मुझे अब याद आ ही गया है, तो इसको भी समझ ही लेते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, हमने आपसे कहा कि भैया ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये क्या है, हार्दिक पांड्या है। ठीक, और ये जो है ना वो नताशा है। ठीक, जिस किसी को भी हाई स्कूल में पता क्रिकेट देखता होगा उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। अब ये वही लड़का है, ठीक है ना, जिसका अफेयर किसके साथ में था, नताशा के साथ में था। ठीक, अब हार्दिक पांड्या जो भैया है ये थोड़े से दिखने में भी सुंदर नहीं है और इसके जितने पैसे भी नहीं थे, है अच्छे खासे पैसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, लेकिन इस एफी के जितने पैसे नहीं थे। ठीक, तो इस एफी ने जो है ना, ठीक, इसको कॉपर को यानी हार्दिक पांड्या को उसके विलियन से क्या कर दिया, अलग कर दिया और उसके साथ कभी ही शादी कर ली। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखेंगे, है ना बच्चा। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी को समझ लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास में लिखा उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब उभय विस्थापन या वो क्या थी, एकल विस्थापन थी कि कोई एक पदार्थ आएगा उसके विलयन से किसी को हटाएगा उसकी जगह कर चिपक जाएगा। लेकिन इसकी कहानी बच्चा बिल्कुल अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि दो दो पदार्थ आएंगे और दो दो लोग आएंगे, ठीक, फिर लड़ाई कराएंगे, फिर एक दूसरे के अलग अलग भगाएंगे ना, तब की कहानी बनेगी। तो देखो कह रहा वह रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों के विनिमय द्वारा, ध्यान से समझना बच्चा, किसके द्वारा, आयनों के विनिमय द्वारा। विनिमय का मतलब हिंदी में होता है बच्चा आदान प्रदान, की उसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक, द्वारा नए यौगिक बनते हैं, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन क्रिया कहलाती है। कैसे, जरा ध्यान देना, हमारे पास में बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट, हमारे पास में ये क्या था, बेरियम क्लोराइड था और इसमें क्या मिला दिया हमने, सोडियम सल्फेट मिला दिया। तो अगर मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जरा ध्यान से देखो बच्चा कि बेरियम के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का 2, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का, ठीक है ना, और उसके बाद सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चा, तो बोले प्लस का, और यहाँ पर सल्फेट के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का। ठीक, तो अब ये सब आयनों में वियोजित होगा कि नहीं होगा बच्चा। अब अगर आयनों में वियोजित होगा तो सबको पता है कि ये प्लस वाला जो है वो किसके पास जाएगा, पड़ोसी के माइनस वाले, क्योंकि अपने माइनस वाले के साथ तो उसका मन भी नहीं लग रहा है, अगर मन लग रहा था तो क्यों ही टूटता, है ना। अच्छा, उसके बाद में आपने देखा कि ये वाला जो, अगर जब यही दोनों बचे तो कहते हैं हम क्यों तना रहे हैं, ना, हम भी आपस में क्रिया कर लेंगे, हमारा क्या जाता है, जब तुम ही नहीं रहना चाहते हमारे साथ में तो हम भी किसी न किसी के साथ में तो रहेंगे जाकर के। ठीक, बेरियम ने किसके साथ क्रिया कर ली बच्चा, सल्फेट के साथ में, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ठीक, और उसके बाद सोडियम ने किसके साथ कर लिया क्रिया, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बन गया बच्चा, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक, तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना और ध्यान रखना, नोट जरूर बनाते जाना, है ना बच्चा। जो बात हम लोगों ने शुरुआत में करी थी उस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, फिलहाल अगला कह रहा है ऊष्मा क्षेपी। अच्छा, वो तो तुम्हारी अभिक्रियाएं होंगी बच्चा कंप्लीट, जितने भी तरीके की अभिक्रियाएं थी सब खत्म। अब दो विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, अब जरा ध्यान देना, ऊष्मा क्षेपी का मतलब समझ लो, जानते पहले क्षेपी, ठीक है ना, तो क्षेपी का मतलब होता है बच्चा किसी चीज को क्या कर देना, बाहर निकाल देना। क्षेपी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर निकाल देना। ठीक, और शोषी का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना, शोषण कर लेना, अंदर ले आना, क्या ले लेना, अंदर ले लेना। ठीक, ये बस दोनों चीजें होती है। शोषी का मतलब होता है अंदर और क्षेपी का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक, तो वही चीज आपको समझनी। फिलहाल आज हम अभी पढ़ने वाले हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो तुम क्या बोलोगे बच्चा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ, जिनमें उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता, मतलब कुछ मात्रा में ऊष्मा भी देखने को मिलेगी, वो सब क्या कहलाएंगी, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात समझ में आएगी नहीं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो कि जब हम लोगों ने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के उत्पाद के रूप में हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया। लेकिन उसके साथ साथ उससे धुआं भी निकलता है और उस धुएं को आप जब टच करेंगे तो बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि वो गरम गरम लगता है ना, ये ध्यान रखना। फिलहाल आगे देखो, जैसे हमारे पास में मेथेन गैस हो, ठीक, इसका नाम क्या है बच्चा, तो बोल देना है मेथेन। ठीक, जब हमारे पास में मेथेन गैस हो और मेथेन को हम लोग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में जलाएं, किसके साथ जलाएं, ऑक्सीजन के साथ में जलाएं, तो हमें कौन कौन सी के उत्पाद के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और हमें जल मिलता है भाप के रूप में, और
ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्मा भी प्राप्त होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो ये तो होगी बच्चा कौन सी, ऊष्मा छेकी रासायनिक अभिक्रिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे की कहानी को समझते हैं जल्दी से। अब अगली जो कहानी है वो है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखो जल्दी से, हम थोड़ा सा काम कर ले। चलो ठीक है, देखो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो कह वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें बच्चा क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक, वो क्या कहलाएंगे, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगे। ठीक, जरा ध्यान से देख लीजिएगा ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो आप बोलेंगे भैया कि हमें अगर कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट दे दिया जाए, यानी कि चूना पत्थर दे दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। तो कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमें दिया जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ऊष्मा आपको क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी बाहर से। जब आप बाहर से ऊष्मा लेंगे, ठीक, तब जाकर कहीं ये चूना पत्थर पिघलेगा और पिघल करके आपको क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में इससे कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, CO2 गैस। ठीक, जब ये क्या करे, जब इसको आप ऊष्मा दोगे, गर्म होगा, तब ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कौन सी गैस बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। ठीक, इसको हम लोग बोल देंगे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, उसके बाद लिखा उपचयन। उपचयन को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना। तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है, लेकिन 100% मान करके चलो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगी, ये लिख करके मैं दे रहा हूं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। ठीक, चलो कैसे, तो कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा, जहां ऑक्सीजन का बेटा क्या हो जाए, योग हो जाए, मतलब ऑक्सीजन चिपकता हुआ नजर आ जाए किसी से, तो समझ जाना कि वो रिएक्शन कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन चिपक रहा है तो कुछ ना कुछ बच्चा बाहर भी होता दिखना चाहिए, तो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, वियोग। हाइड्रोजन जहां से दूर होता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि वो रिएक्शन भी कौन सी है, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक, तो जरा ध्यान देना कि अब मैग्नीशियम आपको दिख रहा, क्या दिख रहा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के साथ कौन चिपक गया आकर के, ऑक्सीजन चिपक गया आकर के। देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन चिपक गया आकर के, और अगर चिपक गया आकर के तो ऐसी ही रिएक्शन को तो हम लोग बच्चा कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक, ऐसे ही रिएक्शन का नाम क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऐसे को ही लोग उपचयन कह देते हैं। अपचयन अलग होता है, उपचयन अलग होता है। ठीक, अच्छा, इसी का एग्जांपल मैं और आपको दे दूं। मैंने कहा आपसे, आपके पास में लिखा हुआ HCl, क्या लिखा हुआ, HCl। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं किसके साथ में, जिंक के साथ में। ठीक, तो आप बोलोगे भैया कि ये क्या कहानी, बोले हाँ बिल्कुल आसान सी कहानी। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक, तो तुमने देखा भैया हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से क्या हो गई, वियोजित हो गई, अलग हो गई। अलग होने का कारण पीछे पड़ चुके हो तुम, विस्थापन अभिक्रिया। उसने विस्थापन कर दिया, लात मार के भगा दिया किसको, हाइड्रोजन को। ठीक, अच्छा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुणा करा देना, कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चा, अगला देख लेते हैं। अब आगे की जो कहानी है वो किसकी है बच्चा, कह रहा अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखा, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया जस्ट उल्टा हो जाता है उसी को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। कह रहा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग, या तो हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई दे, या तो हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखाई दे, ठीक, या फिर हाइड्रोजन जो या फिर ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है दिखाई दे, वियोजित होता दिखाई दे, वियोग हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो जिंक के साथ में कौन चिपका बैठा है फिलहाल, ऑक्सीजन। जिंक के साथ में कौन चिपका हुआ बैठा, ऑक्सीजन, और कार्बन जो है बच्चा वो क्या है, अलग बैठा हुआ है। ठीक, अब जिंक ने जो है, जिंक से ऑक्सीजन ने क्या कर दी, लड़ाई कर दी, कहते बहुत दिन तुम्हारे साथ में रह लिया, हमारा मन नहीं लग रहा तुम्हारे साथ में। ठीक, अब तो हम ऑक्सीजन के साथ में जाएंगे, सॉरी किसके साथ, कार्बन के साथ में जाएंगे। तो अब जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया तो क्या बन गया बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिंक को अकेला तनहा छोड़ दिया उसने। ठीक, अब अगर अकेला छूट गया है तो बोलो भैया यहाँ पे तो ऑक्सीजन का साथ, सॉरी जिंक ने ऑक्सीजन का साथ क्या कर दिया, ऑक्सीजन ने जिंक का साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, अब ऑक्सीजन अगर छोड़ करके जा रहा है, अगर ऑक्सीजन वियोग करके जा रहा है, तो तुम्हें ध्यान रखना बच्चा, अगर ऑक्सीजन जाएगा वियोग करके तो फिर तुम्हें एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि वो क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना बच्चा। ओके, अब हमारे पास में मान लो जैसे लिखा हो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, एक सेकेंड,
AgCl लिखा हो, क्या लिखा हो AgCl, और इसकी अब क्रिया हम किसके साथ कराने की बात करते हैं, हाइड्रोजन के साथ में, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ठीक, अब हाइड्रोजन का बेटा Cl के साथ में क्या हो जाएगा, योग, तो क्या बन जाएगा HCl, और सिल्वर जो है बेचारा फिर से अकेला तनहा छूट जाएगा, और अगर अकेला तनहा छूट जाएगा तो कहानी बहुत ही गंदी हो जाएगी। चांदी को छोड़ दिया किसके चक्कर में, हाइड्रोजन के चक्कर में। अब हाइड्रोजन बेटा चिपक गया जाकर किससे, क्लोरीन से, तो जहां हाइड्रोजन का योग होगा, जहां हाइड्रोजन का बच्चा योग होगा, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई कहानी को। ठीक, चलिए अब हम लोग और आगे देख लेते हैं थोड़ी सी बातों को। क्या, अब रेडॉक्स अभिक्रिया बता देना, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो अब जो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं सीख ली है, उसके लिए रेडॉक्स अभिक्रिया बड़ा ही बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगी, हवा में बता दोगे आप, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, देखो ध्यान से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन यानी जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ अगर हो जाती हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, लिख के ले लो, 100% की कहानी है। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है बच्चा, इसलिए तैयार कर लेना इसको। अब एग्जांपल हमारे पास में लिखा हुआ है क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में। अब तुम बस ध्यान से देखो इसमें क्या, कि यहां से ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया बच्चा किसका, कॉपर का। अगर जहां ऑक्सीजन साथ छोड़ करके जाती है, जहां ऑक्सीजन साथ छोड़ करके जाती है, ऐसी रिएक्शन को बच्चा हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन। क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा कि भैया जहां ऑक्सीजन का क्या हो जाए, वियोग हो जाए, जहां ऑक्सीजन छोड़ करके चली जाए, जहां ऑक्सीजन छोड़ करके चली जाए, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, तो बस वही तो रिडक्शन कर दिया हम लोगों ने। ठीक, उसके बाद अगर हमसे कह रहा यहाँ पर, अब देखो जहां हाइड्रोजन चिपक जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल कर किसके साथ चिपक गई, हाइड्रोजन के साथ में चिपक गई। अब अगर ऑक्सीजन चिपक रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऐसे केस में इस रिएक्शन का नाम बच्चा हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन लिख देंगे। तो रिडक्स अभिक्रिया पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ गई, कि जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होने लग जाएं तो समझ लेना वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं फटाफट। अब हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन यानी जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, उनके क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संक्षारण। अब संक्षारण क्या भला होगी भैया, तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, पूछा जाता है संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ये समझ लो ध्यान से कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है इन सभी को। ठीक, तो कह रहा है जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी, अब वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित होता है बच्चा, तो तुम बोलोगे नमी, नमी को ही हम लोग आर्द्रता बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वायुमंडल में उपस्थित नमी या आर्द्रता तथा अम्ल, क्या बोलोगे, तथा अम्ल के संपर्क में आ जाती है, अम्ल के संपर्क में, यानी कोई भी धातु जब है वो वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो धातु पर एक परत जम जाती है, धातु पर एक परत जम जाती है, जिससे धातु जो है वो क्या हो जाती है बच्चा, संक्षारित हो जाती है। ठीक, जिससे धातु संक्षारित हो जाती है, जिसे हम लोग संक्षारण कह देते हैं। डेफिनेशन बहुत आसान सी, शकल देख लो जरा ध्यान से कि भैया यहाँ पर देखा आपने, पहले लोहे की जो ये जंजीरें थी वो एकदम से सिल्वर के तरीके, चांदी की तरीके से चमक रही थी। ठीक, लेकिन जैसे ही उसमें ये भूरी परत जमी, इनकी कलर ही चेंज हो गया, इनका कलर ही चेंज हो गया। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल भी बच्चा यही है कि लोहे पर जंग लगना, संचारण का पहला एग्जाम्पल क्या है, लोहे पर जंग लगना। ठीक, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, कह रहा है चांदी पर काली परत। चांदी जब तुम लेकर के आते हो बाजार से, दुकान से, ठीक, खरीद करके सुनार के यहाँ से, जब मम्मी लेकर के आए तो देखना एकदम मस्त चमक रही होगी एकदम, ठीक है ना, लेकिन जब उसको कुछ टाइम के बाद हम लोग यूज करते जाते हैं तो वो संक्षारित होती जाती है, और संक्षारित होने के बाद में ऐसी बुरी काली रंग की दिखने लगती है। देख रहे हो ना, ऐसी बुरी भयानक एकदम से काले काले रंग की दिखने लग जाती है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, चांदी कितनी काली दिख रही है जबकि होती एकदम सफेद है, ऐसी तो ये लोहे की देखो। फिर कह रहा तांबे पर हरी परत, और तांबे को देखो ध्यान से। ठीक, ये जब तांबे की बोतल तुम खरीद के ले आओगे नया, तब देखोगे एकदम भयानक, बस मस्त एकदम शाइनिंग कर रहा है, मस्त चमक रहा है। ठीक, लेकिन जब कुछ समय के बाद यूज कर लोगे, फिर उसके ऊपर हरी हरी रंग की, देखो ध्यान से, छोटी छोटी सी तुमको यहाँ पर गंदी सी बोतल दिख रही है। ठीक, तो ये हरी परत जम गई, इसलिए गंदी सी बोतल होगी। ये सब किसके उदाहरण है बच्चा, संक्षारण के उदाहरण है। तो बोले संक्षारण से बचने का कारण क्या है, तो हम लोग उसमें गार्निश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक, अगर इतने सारे काम हम लोग कर लें
तो बड़ी आसानी से संचारण से हम लोग बच सकते हैं। ठीक, चलो लास्ट टॉपिक आज का और देख लेते हैं। ठीक, और आज का चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो हमने जैसा आपसे वादा करा था कि एक ही लेक्चर में पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और एक ही हमने आपको वन शॉट दिया और आज पूरे पहले चैप्टर की कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल एंड तक देख करके नोट्स अच्छे तरीके से बना लेना, बस इतना घर में पढ़ना, इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ भी मत पढ़ना। अब बाकी जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे वो हम प्रैक्टिस करा देंगे और ऑप्शनल भी इसी से बनेंगे, इसकी टेंशन मत लेना कि बाहर से कहीं से मिलेंगे, है ना, ऑप्शनल भी इसी से मिलेंगे आपको। चलो कह रहा विकृत घनता किसे कहते हैं जरा ध्यान देना। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी जिनमें तेल मिक्स होता है या जिसमें वसा मिक्स होता है, वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं जब वो वायु यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं। उपचयित का मतलब होता है बच्चा ऑक्सीकृत हो जाना। क्या हो जाना? ऑक्सीकृत हो जाना, जिससे इन पदार्थों के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद में और गंध में परिवर्तन, ठीक है ना, आ जाता है, जिसे हम लोग विकृत गंधिता कह देते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? विकृत गंधिता कह देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझो, कह रहा वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन और चिप्स। आप देखिए यहाँ पर लेस के मैंने चिप्स के पैकेट लगा रखे। ठीक, ये इतने फूले हैं कि भाई जरा सा ताकत लगाओ तो ऐसा लगता फट जाएंगे। समझ नहीं समझ रहे? ठीक, और इनको फुलाने का कारण है, ऐसा मत समझो ना कि यार हमको कंपनियां बेवकूफ बना रही हैं कि चिप्स तो थोड़े से रख दिए और हमको। ठीक नहीं बच्चा, वो जो थोड़े से चिप्स इन्होंने दिए है ना, उनकी सुरक्षा के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जा रहा है। इसमें क्या भरा जा रहा है? नाइट्रोजन गैस को भरा जा रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए भैया जो भी थोड़ा बहुत इन लोगों ने हमें दिया है 20-25 रुपए में, उस थोड़े बहुत की सुरक्षा करने के लिए इसके अंदर ये ठूस ठूस के क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ठीक, तो कह रहा है कि लंबे समय तक रखने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। स्वाद बदल जाएगा, बदबू मारने लग जाएंगे। ठीक, खाने का मन नहीं करेगा आपका, इसलिए वो नाइट्रोजन गैस मजबूरी में भर के देते हैं आपको इतनी ज्यादा। कह रहा विकृत गंधिता से बचने के उपाय, तो कह रहा सामान को वायु रोधी पात्र में रखो भैया, जहां ऑक्सीजन ना जा सके ऐसी जगह पे रखो, है ना, तभी ये सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो समस्या हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर करके, हाँ, और चिप्स के पैकेटों में हम लोग क्या भर देते हैं बच्चा? नाइट्रोजन गैस भर के हमको कंपनियां देती हैं ताकि ये विकृत गंधिता की क्रिया इनमें ना हो सके, ये बुरी तरीके से बदबू ना दे। बात समझ में आएगी ना? ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर और आज का जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, और एक ही वन शॉट को लेकर के। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से इस चैप्टर के नोट्स बना करके घर में रिवीजन करना शुरू कर देना। ठीक, इसके बाहर चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना, तो हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।